dear student. Today we start new topic states of matter. States of matter. इस टॉपिक में आपको दो स्टेट को पढ़ना है, गैस एंड लिक्विड। इसमें तीसरा स्टेट जो है उसके लिए आपके पास अलग टॉपिक है, सॉलिड स्टेट, जो हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो इस टॉपिक में हमें दो स्टेट को पढ़ना है, गैस एंड लिक्विड। तो पहले स्टार्ट करते हैं गैस स्टेट से। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड के लिए कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी है। मेजरेबल प्रॉपर्टी में आएगा मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। ये कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है गैस और लिक्विड के लिए, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। तो इन मेजरेबल प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हमें इनका यूनिट पता होना चाहिए। तो यूनिट हमारे पास अलग अलग सिस्टम में हम मेजर करते हैं, जैसे एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। तो इस मेजरेबल प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना है, मेजरेबल प्रॉपर्टी को अलग अलग यूनिट में मेजर करना है। तो वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा मास। तो मास का एसआई यूनिट कौन सा है? एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी, मतलब किलोग्राम। तो ये मास का एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट कौन सा है मास का? सीजीएस यूनिट ऑफ मास ग्राम, मतलब जीएम। ये हम सिंबल यूज करते हैं, ग्राम सीजीएस यूनिट होता है, केजी एसआई यूनिट होता है, इसके लिए सिंबल हम केजी यूज करते हैं, किलोग्राम एसआई यूनिट होता है। तो इसके कुछ कन्वर्जन फैक्टर है, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे और हम लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम। जैसे पिकोग्राम लिखना है तो 1 × 10⁻। अब पिको के लिए कितना आएगा? पिको के लिए आएगा 1 × 10⁻12। तो ये होता है ग्राम, पिकोग्राम। इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें कुछ यूनिट पता होना चाहिए। जैसे 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml या 1 लीटर। तो 1 dm क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml या 1 लीटर। तो ये होता है वॉल्यूम का कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। इसके बाद आएगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब मतलब होता है 1000 लीटर, या तो लिख सकते हैं हम 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, या तो लिख सकते हैं 10⁻6 ml। तो ये होता है 1 मीटर क्यूब का यूनिट कन्वर्जन। 1 मीटर क्यूब मतलब होता है 1000 लीटर, या होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, या तो होता है 10⁻6 ml। ये होता है वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन। इस तरह से हमें वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर 1 dm क्यूब इज इक्वल टू देखिए 1 dm क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये यूनिट कन्वर्जन कैसे आया? देखिए d मतलब क्या होता है? डेसी। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 मीटर क्यूब, मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर। ये क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर क्यूब। तो हमें पता है, वी नो
क्या पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 0.1 मीटर लिखते तो इसके लिए आएगा 10 सेंटीमीटर। 0.1 मीटर लिखते तो इसके लिए आएगा 10 सेंटीमीटर। अगर 0.1 मीटर का क्यूब करते हैं तो 10 सेंटीमीटर का भी क्यूब बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बनेगा 0.1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 1000 और सेंटीमीटर 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 क्यूब बन जाएगा। तो हमें पता है 0.1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब है। तो हम लिख सकते हैं 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस तरह से बनेगा 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इस तरह से हम यूनिट को कन्वर्जन कर सकते हैं, वॉल्यूम को अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये यूनिट कन्वर्जन हमने लिखा है। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर का क्या करना है क्यूब करना है। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 10,000, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 10 लाख। तो ये आ जाएगा 10 लाख मीटर सॉरी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होता है 1 लीटर। तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 30 कैंसिल, ये बन जाएगा 1000 लीटर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये हमारा कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन है जिसमें हम गैस और लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमें इसमें मेजर करना है थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी गैस एंड लिक्विड का, जो होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किस तरह से मेजर करेंगे, टेम्परेचर। अब हमारे पास टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट है, जैसे केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास टेम्परेचर के यूनिट है। तो अलग अलग यूनिट में हमें कन्वर्जन करना है, मतलब जैसे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1 बाय 1 हम समझते हैं। तो पहले लिखते हैं केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें डिग्री सेल्सियस से पहले हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आएगा केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन इज इक्वल टू हमारे पास कितना डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन आ जाएगा 373। तो ये हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन इन केल्विन। अब हमें सेकंड कन्वर्ट करना है केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसको ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाना है या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है। तो हम लिखते हैं फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस।
तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 100 प्लस 32। अब 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 180। अब 180 प्लस 32 करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा 212। तो ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा कन्वर्जन। अब समझते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट से कहाँ जाना है हमें, डिग्री सेल्सियस में जाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू, अब फ़ारेनहाइट ये लेते हैं 212 माइनस 32। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू बनेगा 5/9 इंटू, अब 212 से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। डिग्री से 9 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमें टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इस तरह से ये फॉर्मूला को यूज करके हम अलग अलग टेम्परेचर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है गैस और लिक्विड का एक मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है गैस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। इसके बाद नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन सा है, प्रेशर। तो प्रेशर को समझते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर के अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे SI यूनिट में लिखेंगे हम SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट क्या है प्रेशर का, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये SI यूनिट है प्रेशर के लिए। CGS यूनिट लिखते हैं, CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। CGS यूनिट क्या है प्रेशर का, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये CGS यूनिट है। और इसके अलावा कुछ अदर यूनिट भी है प्रेशर के लिए, अदर यूनिट जिसमें है एटमॉस्फेयर, बार, टॉर्क, mm, hg एंड सेंटीमीटर hg। ये कुछ प्रेशर के अदर यूनिट होते हैं। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि SI सिस्टम से CGS में कैसे कन्वर्ट करना है, CGS से अदर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, या अदर यूनिट से SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ कन्वर्जन फैक्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कन्वर्जन फैक्टर प्रेशर के इस तरह है, हम कन्वर्जन फैक्टर लेते हैं प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए कन्वर्जन फैक्टर लिखते हैं यहाँ। प्रेशर के लिए कन्वर्जन फैक्टर है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 760 mm Hg इज इक्वल टू 760 टॉर्क इज इक्वल टू 101,325 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इज इक्वल टू 101,3250 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ प्रेशर यूनिट कन्वर्जन है जिसमें हम एटमॉस्फेयर से बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, बार से सेंटीमीटर Hg में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें mm Hg में कन्वर्ट कर सकते हैं, टॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और CGS यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिट हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू पास्कल। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से हम यूज कर सकते हैं, हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है 101,325 पास्कल होता है, यानी कि हमने
1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या है 101,325 पास्कल। तो हमें किस 2 एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना है, तो 2 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना पास्कल। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर इंटू 101,325 पास्कल डिवाइडेड बाय 1 एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर गेट कैंसिल। अब एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6 पास्कल। तो ये आ जाएगा आपका 202,650 पास्कल, जो हमने एटमॉस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर को अलग अलग यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी, जो और एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है गैस और लिक्विड के लिए, मेजरेबल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब डेंसिटी को समझते हैं, डेंसिटी को हम डी से डिनोट करेंगे और ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, m फॉर मास, v फॉर वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसके भी दो यूनिट है, SI यूनिट है kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी का SI यूनिट है kg पर मीटर क्यूब, और CGS यूनिट है डेंसिटी का, CGS यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये CGS यूनिट है। इसके अलावा अदर यूनिट में लिख सकते हैं हम, अदर यूनिट ग्राम पर लीटर, ये भी डेंसिटी ग्राम पर लीटर में भी मेजर कर सकते हैं। अब आपको अगर मान लीजिए SI यूनिट से CGS यूनिट में जाना है या CGS यूनिट से SI यूनिट में आना है, तो इसके लिए कन्वर्जन कैसे करेंगे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो वाटर का डेंसिटी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है SI यूनिट सिस्टम में लिखना है। SI यूनिट सिस्टम में लिखना है मतलब kg पर मीटर क्यूब में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब क्या हुआ 1 ग्राम के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या हो रहा है, 1 ग्राम के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है kg पर मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए। तो यहाँ कितना kg आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब मतलब क्या होता है 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ लिखेंगे। 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए अगर 1 ग्राम है, कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए अगर 1 ग्राम है, तो 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना ग्राम आएगा 10 to the power 6 ग्राम। अब हमें पता है 1000 ग्राम का क्या होता है 1 kg होता है, 1000 ग्राम का 1 kg होता है। तो 10 to the power 6 ग्राम के लिए कितना kg आएगा, 1000 ग्राम के लिए 1 kg होता है, तो 10 to the power 6 ग्राम के लिए कितना kg आएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10 to the power 6 ग्राम into 1 kg डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 10⁻³ ग्राम। अब ग्राम ग्राम कैंसिल, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3 होगा। अब 10 to the power 6 से 10⁻³ माइनस हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 10⁻³ kg मतलब 1000 kg। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 to the power 6 ग्राम मतलब कितना आएगा 1000 kg। और हमें पता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना होता है 1 मीटर क्यूब। तो हमारा डेंसिटी का कन्वर्जन हुआ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से, हमने SI यूनिट में लिखा है, तो ये आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा डेंसिटी का यूनिट कन्वर्जन आएगा। ये क्या आ जाएगा यूनिट कन्वर्जन। अब यहाँ हमें SI सिस्टम से CGS में अगर आना है तो हम क्या करेंगे, 1000 की जगह पे क्या लिखना है 1, और एज इट इज यूनिट हम लिख सकते हैं कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से SI सिस्टम में आना है तो ये जो जितना ग्राम दिया जाएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और SI यूनिट सिस्टम का यूनिट लिखेंगे। अगर kg पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो जितना kg दिया है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इजीली हम
सीजीएस से एसआई यूनिट और एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में जा सकते हैं। तो ये कुछ गैसेस और लिक्विड की मेजरेबल प्रॉपर्टी थी जो हमें गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को गैस और लिक्विड के स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है गैस लॉज। गैस लॉज तो यहां इस टॉपिक में हमें सिर्फ गैस और लिक्विड स्टेट को पढ़ना है और सॉलिड स्टेट हमें अलग से चैप्टर दिया है, सॉलिड स्टेट नाम उसका, उसमें हम सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे गैस स्टेट को, जो मैटर का एक स्टेट होता है गैस, उसको पढ़ेंगे। तो गैस स्टेट का डिटेल में स्टडी करने के लिए कुछ गैस लॉज दिए हैं। तो उसमें से पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ, थर्ड लॉ है लुज़ैक्स लॉ और फोर्थ दिया है एवोगाड्रोस लॉ। तो ये कुछ गैस लॉज हमें यहाँ पढ़ने। तो इसमें से पहला लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला लॉ है हमारा बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक लॉ दिया है, तो उसी के नाम से दिया हमने बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट बॉयल्स ने क्या बताया? बॉयल्स का कहना था कि अगर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस मतलब कोई क्वांटिटी में हमें गैस दिया है, उस गैस का वॉल्यूम हमने लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज, अब ये जो गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स का क्या कहना था कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब कोई क्वांटिटी में हमें गैस दिया है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसी के प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे या किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो मान लीजिए V यहां लिया हमने वॉल्यूम ऑफ गैस और P लिया हमने प्रेशर और T लिया हमने टेम्परेचर। अब यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर किसी गैस के वॉल्यूम के ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम घटेगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर हम डिक्रीज कर देते हैं तो उसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना जरूरी है? इसके लिए कंडीशन होना जरूरी है टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है तो आपका ये जो गैस और प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कंसीडर किया है वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है V और प्रेशर क्या लिया हमने P और टेम्परेचर क्या लिया है T, तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर को कांस्टेंट टेम्परेचर T। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो इसकी जगह पे आएगा इक्वलिटी साइन, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट किया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कांस्टेंट, तो ये जाएगा V इज इक्वल टू K अपॉन P। अब P इधर लेते हैं तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू K। मतलब यहाँ हमें मिला है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब बॉयल्स का क्या कहना था, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर अगर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, और अगर किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस का प्रेशर हम डिक्रीज कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आएगा?
कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन उस वक्त आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये होता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स का ये कहना था कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के वॉल्यूम के ऊपर अगर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या अगर किसी भी गैस के ऊपर हम अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर देते तो प्रेशर बढ़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये होता है बॉयल्स का लॉ, ये है बॉयल्स लॉ। तो इसी से हमें अगर और कुछ बॉयल्स के लॉ के ग्राफ पढ़ने हैं तो उसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। अब देखिए बॉयल्स का क्या कहना था, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, लेकिन उस वक्त आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक यू शेप ग्लास ट्यूब है। अब इसमें हमने कुछ मान लीजिए हमने इसमें लिक्विड फिल किया है। अब यहाँ जो एम्प्टी स्पेस दिखता है इसमें क्या है, एयर है, मान लीजिए एयर है। अब इसका प्रेशर हमने दिया है, ये जो लिक्विड का प्रेशर इसके ऊपर गिरेगा ये है 1 एटमॉस्फेयर, और इस एम्प्टी स्पेस में जो एयर है इसका वॉल्यूम है 0.1 dm3। ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है इसमें क्या है, वॉल्यूम 0.1 dm। अब ये हो गया इनिशियल स्टेज। अब अगर मान लीजिए हमने इसमें और लिक्विड फिल कर दिया, चाहे वाटर ले लीजिए, इसमें और वाटर फिल कर दिया तो इसका लेवल बढ़ेगा, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो रहा है और इसका टेम्परेचर भी हमने क्या रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है। टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब देखिए और वाटर फिल करने की वजह से इस एम्प्टी स्पेस में जो एयर था इसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम घटेगा। इसको हम P1 V1 मान लेते हैं। अब प्रेशर बढ़ने के बाद प्रेशर बन जाएगा 1.25 एटमॉस्फेयर, मान लीजिए बन जाए 1.25 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम बनेगा 0.08 dm3। अब हमें पता है, वी नो, क्या पता है हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहले कंडीशन में P1 into V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट ही आना चाहिए। तो वैल्यू रखते हैं हम 1 एटमॉस्फेयर into 0.1 dm3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 एटमॉस्फेयर dm3। ये हमें मिला K। अब दूसरा लिखते हैं P2 into V2 इज इक्वल टू K। तो P2 क्या है, 1.25 into 0.08, तो ये आ जाएगा 0.1 एटमॉस्फेयर dm3। मतलब P1 V1 का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है और P2 V2 का प्रोडक्ट भी सेम है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये है हमारा बॉयल्स का इक्वेशन, बॉयल्स का इक्वेशन। तो इस तरह से गैस का प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, गैस का स्टडी करने हमें बॉयल्स ने एक लॉ दिया है, तो उसका इक्वेशन मिला हमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट लॉ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।